सरिता सुबह से रसोई में खाना बनाने में लगी हुई थी। आज रविवार का दिन था, इसीलिए सरिता सबके लिए खाना बना रही थी। तभी रसोई में सरिता की सास मधु और जेठानी कोमल आती हैं। क्या बना रही हो सरिता बहू? लगता है तुमने सब कुछ बना ही लिया है। हाँ मम्मी, मैंने लगभग सारा खाना रेडी कर दिया है। आज मैंने सभी के लिए कढ़ाई पनीर, लच्छा पराठा, साथ में गुलाब जामुन बनाए हैं। क्यों देवरानी जी, एक बार खाना बनाने से पहले हमसे पूछ तो लिया होता तुमने। क्यों दीदी, क्या हुआ? आप लोगों को ये सब पसंद नहीं है क्या? अरे भाई, पसंद और नापसंद की बात ही नहीं है। बात यह है कि हमारे यहाँ हर रविवार को कढ़ी चावल ही बनते हैं और हम अक्सर रविवार के दिन कढ़ी चावल खाना ही पसंद करते हैं। तो तुमने किससे पूछकर ये सब कुछ बनाया? भूल गए क्या कि आज रविवार है? अरे कोमल बहू, इसे कैसे याद होगा? ये तो अभी नई नवेली है ना यहाँ पर कोई बात नहीं सरिता बहू, आज के दिन तो हम यही खा लेंगे, पर अगली बार से तुम ध्यान रखना, हम हर रविवार को कढ़ी चावल ही खाते हैं। लेकिन मम्मी जी, शायद आप भूल रही हैं कि जब मैं शादी करके घर में आई थी तब मुझसे भी यही भूल हो गई थी। मैं रविवार के दिन कढ़ी चावल की जगह कुछ और बना चुकी थी। तब आप लोगों ने मुझसे दोबारा मेहनत करवाई थी। इसलिए मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वही सरिता के साथ भी हो। सरिता, अब तुम दोबारा हम सबके लिए कढ़ी चावल बनाने की तैयारी करो, हाँ नहीं तो। अच्छा ठीक है बड़ी बहू, मुझे अच्छे से याद है कि तेरे साथ क्या हुआ था। सरिता बहू, माफ करना, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों बहुओं के बीच में भी कोई मतभेद हो, इसलिए तुम दोबारा हम सबके लिए कढ़ी चावल बनाने की तैयारी करो। लेकिन मम्मी जी, मैंने इतना सब कुछ जो बनाया है उसका क्या होगा? अरे बहू, हमारी जॉइंट फैमिली है तो ये सब तो आराम से खत्म हो जाएगा, तुम इन सब की चिंता मत करो। ये कहकर दोनों वहां से चली जाती हैं और बेचारी सरिता इतना सब कुछ बनाने के बाद फिर से कढ़ी चावल बनाने में जुट जाती है। तभी सरिता का फोन बजने लगता है। सरिता फोन उठाती है और कहती है, हाँ मम्मी बोलो। क्या हुआ सरिता बेटी, बहुत उखड़ी उखड़ी लग रही है तू, तेरा मन ठीक नहीं है क्या? अब क्या बताऊं मम्मी, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती कि कितने अजीब लोग मिले हैं मुझे यहाँ पर। अरे सुबह सुबह उठकर मैंने सबके लिए कढ़ाई पनीर, लच्छा पराठा, गुलाब जामुन बनाए, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो हर रविवार को कढ़ी चावल ही खानी है। तो बस मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और मुझे दोबारा से कढ़ी चावल बनाने के लिए बोल दिया इन लोगों ने। अरे बेटा, जब इंसान जीरो से शुरुआत करता है ना तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी तेरी नई नई शादी हुई है तो तुझे सबके सामने झुककर रहना पड़ेगा, सबकी बातें माननी पड़ेगी। तो उन्हें जैसा ठीक लगता है तो उनके हिसाब से ही अभी काम कर ले। हाँ, तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है ना मम्मी। उन्होंने मुझे कढ़ी चावल बनाने के लिए बोला है तो मैं फिर से लग गई रसोई में काम करने के लिए। बेटा अभी शांत हो जा, अगर ऐसे ही गुस्से में काम करेगी तो तेरा काम और ज्यादा खराब हो जाएगा, इसलिए तू शांति से काम कर। घर का सारा काम खत्म करने के बाद सरिता अपने कमरे में आराम करने जाती है। तभी जेठानी के बच्चे प्रिया और सोनू अपनी कॉपी किताब लेकर सरिता के पास आते हैं। चाची जी, आप हमें होमवर्क करवा दो ना, कल हमें स्कूल जाना है। मेरा भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अरे बच्चों, अगर तुम्हें होमवर्क करना है तो अपनी मम्मी के पास जाओ ना, वो तुम्हारा होमवर्क करवा देगी। नहीं नहीं चाची जी, मम्मी ने तो बोला है कि अब से आप ही हम दोनों को होमवर्क करवाओगी, स्कूल का भी और ट्यूशन का भी। बेचारी सरिता थकी हारी अब बच्चों को पढ़ाने लगती है, तो वहीं मधु और कोमल दोनों बड़े आराम से मूवी देख रही होती हैं। इसलिए इस तरह से शाम हो जाती है। जैसे ही सरिता बच्चों को पढ़ाकर फ्री होती है, तभी कोमल आवाज लगाकर कहती है, देवरानी जी, अगर आराम हो गया हो तो हम सबके लिए चाय बना दीजिए। अरे शाम के 6 बज चुके हैं, अभी तक चाय नहीं मिली है पीने को। सरिता मन मारकर फिर से रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। ये सिलसिला यूं ही चलता है। घर का सारा खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना, हर एक चीज सरिता को अकेले ही संभालनी पड़ रही थी, जिससे वो काफी परेशान हो चुकी थी। इसीलिए एक दिन सरिता अपनी सास मधु से कहती है, मम्मी जी, मेरा काफी दिनों से अपने मायके जाने का मन कर रहा है, आप मुझे 4-5 दिनों के लिए मेरे मायके भेज दीजिए। अच्छा, तो ये बात है। वैसे भी तेरी शादी को धीरे धीरे महीना तो हो ही गया है, तू इस बीच अपने मायके भी नहीं गई है। हाँ मम्मी जी, मेरा बहुत मन कर रहा है अपने मायके जाने का। सरिता और मधु दोनों आपस में बात कर रही थी कि तभी वहां कोमल आ जाती है और कोमल मधु पर भड़कते हुए कहती है, मम्मी जी,
अभी सरिता की शादी को ठीक से हेलो दोस्तों, कहानी तो हम आपके लिए रोज लेके आते हैं नई नई, तो कृपया बेल आइकन सब्सक्राइब करना ना भूलें। महीना भी नहीं हुआ है और इसे तो अभी से मायके जाने का नाम लेना शुरू कर दिया। अरे बहू जाने दे, बेचारी का मन कर रहा है, थोड़ा सा अपने मायके में हो आएगी तो इसे भी अच्छा लगेगा। लेकिन मम्मी जी, अगर देवरानी जी चली जाएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? आप तो जानती है ना कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा सारा दिन उन्हें संभालने में निकल जाता है, फिर घर का काम कौन करेगा? ये बात भी ठीक कही तूने। बड़ी बहू, अब इस बुढ़ापे में तो मुझसे भी काम नहीं होता, तू तो अपने ही बच्चों में लगी रहती है। सरिता बहू, कुछ टाइम के लिए तू यहीं रुक जा। जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ेंगी तब तू अपने मायके चली जाना, क्योंकि तब तक बड़ी बहू यहाँ रहेगी और घर संभाल लेगी। तब उसके बच्चों को स्कूल जाने की छुट्टी भी तो मिल जाएगी ना, और ना ही ट्यूशन जाना पड़ेगा। एक बार फिर से बेचारी सरिता का मन उदास हो जाता है। वो चुपचाप अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। तभी वहां पर सरिता का पति विनय आता है और विनय सरिता को चुप करवाते हुए कहता है, अरे क्या बात है सरिता, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? क्या बताऊं मैं, आपके घर का सारा काम मैं अकेले करती हूँ, लेकिन फिर भी किसी से कुछ नहीं कह सकती। बस आज मैंने मम्मी से मायके जाने के बारे में पूछा तो जेठानी जी को पता नहीं क्या दिक्कत होने लगी। मम्मी जी ने तो मुझे मायके जाने के लिए हाँ भी बोल दिया, लेकिन जेठानी जी ने बीच में आकर सब कुछ खराब कर दिया। तभी सरिता के कमरे में कोमल आ जाती है और कोमल सरिता से कहती है, देवरानी जी, आप फिर से यहाँ आ गई आराम करने? अरे भाई, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, इसलिए काम चोरी छोड़कर थोड़ी मेहनत कर लीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि आपके घर गृहस्थी को आप अच्छे से चला सके। और हाँ, मैं आपको याद दिलाने आई हूँ, कल रविवार है तो याद से सबके लिए कढ़ी चावल बना देना। कोमल की बातों से विनय समझ जाता है कि इस घर को बिगाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि कोमल ही थी। इसलिए विनय ने ठान लिया कि अपनी भाभी को ठीक करके रहेगा। अगले दिन फिर से रविवार का दिन था। सरिता रसोई में जाती है और खूब सारा कढ़ी चावल बनाकर रख देती है, फिर मार्केट के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद विनय और उसका पूरा परिवार खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी विनय अपनी भाभी को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे भाभी, कहाँ हो? अरे जल्दी आओ, भूख लग रही है, सारे खाने का इंतजार कर रहे हैं। तभी कोमल आती है और कहती है, देवर जी, मुझे आवाज लगाने से बेहतर है आप अपनी पत्नी को बुला लेते। भाभी, अगर वो यहाँ होती तो मैं आपको क्यों बुलाता? सरिता मार्केट गई है, उसे कुछ जरूरी काम था। अच्छा ठीक है, 10 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ खाना। कोमल रसोई में जाती है और वहाँ से खाना लेकर आती है। खाना खाते ही सबका मुंह बन जाता है। हे भगवान, लगता है सरिता जल्दबाजी में ठीक से कढ़ी चावल बनाना ही भूल गई। ये कढ़ी चावल तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे माँ। हाँ बेटा, इस कढ़ी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पानी में कच्चा बेसन घोल कर रख दिया हो सामने। भाभी, एक काम करो, आप दूसरी कढ़ी बना दो, क्योंकि आज तो रविवार है और आज के दिन तो हम कढ़ी चावल ही खाएंगे। अरे, अब इतनी जल्दी कढ़ी कैसे बनेगी? रसोई में कल रात की सब्जी रखी है, वही ले आती हूँ, बोलो तो गरम करके मैं। नहीं नहीं भाभी, खाऊंगा तो कढ़ी ही। जो नियम शुरू से चलता आ रहा है उसे कैसे तोड़ दें? विनय की बातें सुनकर कोमल को गुस्सा आता है, लेकिन कोमल चाहकर भी सबके सामने कुछ नहीं कह पाती। इस तरह से अगली सुबह कोमल और मधु बार बार सरिता को आवाज लगा रहे थे, लेकिन सरिता की जगह विनय उनके पास आता है और कहता है, माँ, सरिता अभी भी सो रही है, उसे कल रात से तेज बुखार है। हे भगवान, लगता है बेचारी अकेले इतना सब कुछ संभालते संभालते बीमार पड़ गई। विनय, जितना हो सके उतना तू सरिता बहू को आराम करने दे। हाँ माँ, मैं नहीं चाहता कि घर के कामकाज के कारण उसकी तबीयत और खराब हो जाए, इसलिए भाभी, जब तक सरिता ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको ही घर का सारा काम करना पड़ेगा। सरिता की तबीयत खराब सुनकर कोमल का मुंह बन जाता है। वो पैर पटकते हुए रसोई में जाती है और सभी के लिए खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद कोमल अकेले ही पूरे घर का काम करने लगती है। इसी तरह से यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सरिता की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। दरअसल ये सब कुछ सरिता और विनय ने जानबूझकर कोमल को सुधारने के लिए किया था। जब कोमल खुद अकेले घर को संभालती है तब उसे समझ आता है कि एक घर को संभालने में कितनी मेहनत लगती है। देवरानी जी, आप जल्दी ठीक हो जाओ, क्योंकि जब से आप बीमार पड़ी हो तब से घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई है। अरे, जब तक आप नहीं थी तब तक मेरी ननद मेरे साथ हाथ बटाया करती थी। जब ननद की शादी हुई तो मैंने माँ जी से कहकर देवर जी की शादी करवा दी, ताकि मुझे घर के काम से आराम मिले। पर आज मुझे पता चला कि अकेले घर को संभाल पाना कितना मुश्किल है।
कहते हैं ना, जब खुद पर बीतती है तब जाकर इंसान को समझ में आता है। ठीक वैसा कोमल के साथ भी हुआ। अब वो पूरी तरह बदल जाती है। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर का काम किया करती।